लॉ स्मृति, नॉलेज ऑफ लॉ, इंट्रोडक्शन एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। भारत का संविधान, जिसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की नींव है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक है पार्ट 3, जो फंडामेंटल राइट्स को नागरिकों के लिए सुनिश्चित करता है। ये अधिकार केवल कानूनी विशेषाधिकार नहीं, बल्कि ऐसे अविच्छेद्य अधिकार हैं जो व्यक्ति के विकास और गरिमा के लिए आवश्यक हैं। ये लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी जैसे मूल्यों को दर्शाते हैं, जैसा कि प्रीएम्बल में उल्लिखित है। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट एंड एवोल्यूशन। प्री इंडिपेंडेंस बैकग्राउंड। भारत में सिविल राइट्स की अवधारणा स्वतंत्रता से पहले की है। कॉलोनियल रूल के दौरान भारतीयों को भेदभाव, मनमानी गिरफ्तारी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की कमी और नागरिक स्वतंत्रताओं से वंचित किया गया था। इसलिए कई फ्रीडम फाइटर्स और थिंकर्स ने फंडामेंटल राइट्स की आवश्यकता पर बल दिया। नेहरू रिपोर्ट 1928 यह इंडिया में बिल ऑफ राइट्स का पहला प्रारूप था, जिसे मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में तैयार किया गया। इसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इक्वालिटी और रिलीजियस फ्रीडम जैसे अधिकारों की परिकल्पना की गई थी। कराची रेजोल्यूशन 1931। इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा पारित यह प्रस्ताव मिनिमम वेजेस, फ्रीडम ऑफ स्पीच और यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज जैसे अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध था। इन प्रारंभिक मांगों ने पार्ट 3 के निर्माण की नैतिक और राजनीतिक नींव तैयार की। इन्फ्लुएंस ऑफ ग्लोबल इवेंट्स। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूनाइटेड नेशंस 1945 का गठन और यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 की स्वीकृति हुई। इन घटनाओं ने मानव अधिकारों की रक्षा पर वैश्विक सहमति को रेखांकित किया। फैशिज्म, रेसिज्म और वॉर क्राइम्स की भयावहता ने यह स्पष्ट किया कि राज्य सत्ता पर नियंत्रण आवश्यक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्टर्स, जिन्होंने इन घटनाओं को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से देखा था, इस बात को लेकर दृढ़ थे कि संविधान में ऐसे अधिकार होने चाहिए जो स्टेट टिरनी और सोशल ऑपरेशन से व्यक्ति की रक्षा करें। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1946 to 1949 ने पार्ट 3 को बहुत सोच समझकर तैयार किया। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अंबेडकर थे और इसमें अलादी कृष्णस्वामी अय्यर, K.M. मुंशी और B.N. राव, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर जैसे प्रमुख विशेषज्ञ शामिल थे। विवादों में मुख्य रूप से ये प्रश्न उठे। एनफोर्सेबिलिटी, क्या सभी अधिकार न्यायालय में प्रवर्तनीय, जस्टिशिएबल होने चाहिए? लिमिटेशंस, व्यक्ति की लिबर्टी और नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर के बीच संतुलन कैसे हो? स्कोप, क्या इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स को भी फंडामेंटल राइट्स में शामिल किया जाए? अंततः संविधान ने एक संतुलित ढांचा तैयार किया। फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3। न्यायालय में प्रवर्तनीय अधिकार, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। पार्ट 4। राज्य के लिए दिशा निर्देश, न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं। फिलॉसफी एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स केवल कानूनी ढांचा नहीं है, बल्कि न्यायपूर्ण समाज की दार्शनिक दृष्टि को दर्शाते हैं। डिग्निटी एंड ऑटोनॉमी ऑफ द इंडिविजुअल। आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यह सुनिश्चित करता है कि हर व्यक्ति की गरिमा, डिग्निटी और स्वतंत्रता सुरक्षित है। न्यायालयों ने इस अधिकार की व्यापक व्याख्या की है, जिसमें प्राइवेसी, एजुकेशन, एनवायरनमेंट, शेल्टर आदि को शामिल किया गया है। चेक ऑन आर्बिट्ररी पावर। फंडामेंटल राइट्स राज्य की मनमानी शक्ति पर नियंत्रण का कार्य करते हैं। आर्टिकल 14, इक्वालिटी बिफोर लॉ और आर्टिकल 19, फ्रीडम्स, यह सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी अधिकार या कार्यवाही आर्बिट्ररी नहीं हो सकती। प्रोमोटिंग सोशल जस्टिस। आर्टिकल्स 15 और 17 सामाजिक असमानताओं को समाप्त करने का प्रयास करते हैं। डिस्क्रिमिनेशन पर प्रतिबंध और अनटचेबिलिटी का उन्मूलन सब्सटैंटिव इक्वालिटी की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। बिल्डिंग यूनिटी इन डाइवर्सिटी। आर्टिकल्स 25-30 धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकारों की सुरक्षा करते हैं ताकि प्लूरलिस्टिक इंडिया की विविधता में एकता बनी रहे। जुडिशियल एनफोर्समेंट। आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की महत्ता अत्यंत है। यह व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट में सीधे जाने का अधिकार देता है यदि उसके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हुआ हो।
डॉक्टर अंबेडकर ने इसे हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। सेलिएंट फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। जस्टिसेबल, इन्हें न्यायालय में लागू किया जा सकता है। नॉट एब्सोल्यूट, यह पूर्ण नहीं है। पब्लिक ऑर्डर, सिक्योरिटी, मोरालिटी आदि के आधार पर इन पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लग सकती हैं। अवेलेबल टू सिटीजंस एंड इन सम केसेस नॉन सिटीजंस, जैसे कि आर्टिकल 14 सभी व्यक्तियों पर लागू होता है, जबकि आर्टिकल 15 केवल सिटीजंस पर। रिस्ट्रिक्टिव ऑफ स्टेट एक्शंस, अधिकांश अधिकार राज्य पर लागू होते हैं, हालांकि कुछ जैसे आर्टिकल 17 और 23 निजी व्यक्तियों पर भी लागू हो सकते हैं। कैन बी सस्पेंडेड, नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल 352 के दौरान आर्टिकल्स 20 और 21 को छोड़कर अन्य अधिकारों को सस्पेंड किया जा सकता है। कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टेट अंडर आर्टिकल 12। फंडामेंटल राइट्स किस पर लागू होते हैं, यह जानना अत्यंत आवश्यक है। आर्टिकल 12 के अनुसार स्टेट की परिभाषा में शामिल हैं भारत सरकार और संसद, राज्य विधायिकाएं, सभी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण जो सरकार के अधीन हैं। न्यायालयों ने इस परिभाषा का विस्तार करते हुए इसमें गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और यहां तक कि प्राइवेट बॉडीज परफॉर्मिंग पब्लिक ड्यूटीज को भी शामिल किया है। अमेंडेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स। हालांकि फंडामेंटल राइट्स संरक्षित हैं, फिर भी वे संविधान संशोधन के अधीन हैं। केशवानंदा भारती केस 1973 में यह निर्णय हुआ कि संसद फंडामेंटल राइट्स सहित संविधान के किसी भी भाग को संशोधित कर सकती है, जब तक कि वह बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं तोड़ती। इस निर्णय ने पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी और इंडिविजुअल राइट्स की इनवायोलेबिलिटी के बीच संतुलन सुनिश्चित किया। कंक्लूजन ऑफ पार्ट 1। पार्ट 3 भारत के लोकतांत्रिक आत्मा का प्रतिबिंब है। यह प्रियम्बल में व्यक्त जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी को सजीव करता है। 1950 में फंडामेंटल राइट्स को शामिल करना एक क्रांतिकारी कदम था, जिसने भारत को एक ऐसा गणराज्य बना दिया जो इंडिविजुअल डिग्निटी, ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेटिक गवर्नेंस के लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि ये अधिकार स्थिर नहीं है। ये जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, सोशल चेंज और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के माध्यम से निरंतर विकसित हुए हैं। अगले भागों में हम प्रत्येक श्रेणी के फंडामेंटल राइट्स को विस्तार से उदाहरणों, केस लॉज और कंटेम्पररी रेलेवेंस के साथ समझेंगे।